मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन रही कि जब हमारे पास राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं थे, बीच में मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया, मैंने अपने फादर के पास उनको भेजा तो उनका ट्रीटमेंट कराया। तो उस समय हम कोई नहीं घबराए, ना तो मेरे हस्बैंड घबराए ना तो मैं घबराई। मेरी बेटी थी मतलब पेट में थी, आप लगाओ मैं यहाँ से नजफगढ़ से लेकर के मानेसर नौकरी करने जाती थी। 7 तारीख को मेरी बिटिया हुई और 5 तारीख को मैंने नौकरी मतलब जॉब छोड़ी। मेरी गवर्नमेंट में भी जॉब लगी थी DRDO के अंदर। पहले जमाने में उस टाइम पे सैलरी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। 2005 में DRDO के अंदर इनमास जैसे बाइक में बैठी रहती थी, इतना बड़ा प्रिंटर लेके जा करके दोनों पैर लेकर के आगे हस्बैंड बाइक चला रहे हैं और जा करके डेमोस्ट्रेशन किया, डेमो दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया उनको। तो अपने मैम का पार्ट 1 में देखा भाई सुट्टा काम कर रही है। अच्छा, कई लेडीज के कमेंट आए थे कि भाई क्यों किया, कैसे किया, कि मतलब फैमिली का कितना सपोर्ट था, ना सपोर्ट नहीं था, भाई हस्बैंड क्या करते हैं, सास ससुर क्या करते हैं, तो फैमिली में कितने लोग हैं। तो आपके जो कमेंट आए थे सबका जवाब मिलेगा। तो मैम राम राम जी। राम राम भाई। अब पार्ट 1 में बहुत अच्छा प्यार मिला पब्लिक का, भाई सबने पूछा था भाई ये सूटों का काम क्यों स्टार्ट किया। जी बस इस सूटों के पीछे भी एक ये रीज़न रहा है कि देखो वैसे तो कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं थी, भगवान की दया से, मेरे कृष्णा की दया से सब कुछ सेटल है, मेरे हस्बैंड का अच्छा काम है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ ये था कि मेरा बेटा हो गया था तो उसकी टेक केयर करने के लिए मेरे को भी घर में ही रहना था। अब घर में रहे, इतने पढ़े लिखे हैं, मैं ये सोचती हूँ भाई घर में कुछ ना कुछ। कितनी स्टडी कर रखी आपने? मैंने MBA किया हुआ है और MBA करने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि यार अगर कोई भी लेडीज़ घर में रहती है तो और कुछ नहीं करती तो एक तो ये कि बिना सोचे हुए दिमाग डम पड़ जाता है, दूसरा किसी भी काम में आप इन्वॉल्व रहते हो तो इनकम जनरेट होती है, दूसरा आप अपने चीज़ों को मेंटेन कर पाते हो, आप मेंटली हो, सोशली हो, हर तरीके से एक्टिव रहती हो। तो हर लेडीज़ को मैं यही आपके चैनल के थ्रू यही एक वो दूंगी, मैसेज दूंगी कि भाई चाहे आप घर हो या बाहर हो पर ज़िंदगी में लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो। ये ज़रूरी नहीं है आपका पति खरबपति है, अरबपति है, करोड़पति है तो आप उन पे डिपेंड रहो, आपको अपना सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए। जो एक लेडी सेल्फ डिपेंड होकर के कुछ कर सकती है ना, वो चाहे अमीर पति कितना भी हो उसके उनमें नहीं कर सकती और ना ही किसी को करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप काबिल हो, किसी ना किसी जरिए से कुछ करते रहो, इनकम जनरेट करते रहो, ये सबसे बड़ा मैसेज है लेडीज को। आपके हस्बैंड का भी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई थी? ना भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ शुरू में बहुत लाइफ में स्ट्रगल रहे, उतार चढ़ा रहा है। जैसे कि मम्मी पापा के घर से ही जब मैं छोटी थी तो मम्मी पापा ने भी किसी रीजन की वजह से, मैं दादा दादी के साथ ही रही थी, गांव में पली बड़ी हुई। तो जब शहर में आई 12th पास आउट करने के बाद तो आपको पता ही है गाँव की एजुकेशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है। 12th के बाद तो इंग्लिश पढ़ना लिखना शुरू करा तो बहुत मेहनत की है, पापा लोगों का भी सपोर्ट रहा है, छोटे बच्चों की बुक्स लेकर के वो पढ़ना लिखना किया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, साथ साथ में फिर ट्यूशन पढ़ाया कि मेरे को भी अपनी नॉलेज हो, मैं किस तरीके से अपने आप को अपडेट करूँ। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी तो वहाँ से नॉलेज अपडेट करती रही। उसके बाद मैंने MBA किया। अपना MBA कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। मेरी गवर्नमेंट में भी जॉब लगी थी DRDO के अंदर। पहले ज़माने में उस टाइम पे सैलरी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। 2005 में DRDO के अंदर इनमास रिसर्च सेंटर है तिमारपुर के पास, नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ मेरी जॉब लगी थी। लेकिन सैलरी इतनी कम थी तो पहले ये रहता था कि यार गवर्नमेंट में तो कुछ पैसा मिलता नहीं है, प्राइवेट में जाओ। उसके चक्कर में गवर्नमेंट का छोड़ करके प्राइवेट में घुस गई जी, अच्छी सैलरी है। अब धोखा लग रहा है कि यार कितनी बड़ी गलती कर दी। अभी भी ताने सुनने को मिलते हैं कि यार वहाँ तो 60 साल की नौकरी, आराम से बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ मिला हुआ है। मेरे साथ की जो लड़कियां कर रही हैं, पर हम लोग अभी यहाँ पे धक्के खा रहे थे लाइफ को। अब जा करके एक सेटल किया। शादी से पहले की बात है ये? शादी से पहले। हाँ। शादी से पहले था। उसके बाद फिर मैंने MBA कंप्लीट किया तो यूनिकेयर करके शेयर मार्केट है, वहाँ पे मैंने जॉब शुरू करी है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और मार्केटिंग का। तो मैं वहाँ पे MBA होल्डर थी तो वही काम करती थी। उसके वहाँ अच्छी सैलरी थी तो प्राइवेट में ज़्यादा भागने की कोशिश की हम लोगों ने वहाँ से करके। उसके बाद फिर 2-3 साल स्ट्रगल किया, कंप्लीट किया एजुकेशन। फिर शादी हो गई क्योंकि सबसे बड़ी मैं ही थी फैमिली में, तो माँ बाप को भी दबाव होता भाई 4 बहनें हैं, सारे एक जैसे ही हो रही है तो फटाफट से शादी कर दो। जल्दी जल्दी शादी कर दी, 22-23 उम्र थी, शादी हो गई, लड़का भी मिल गया। जब फैमिली में आए तो यहाँ पे भी स्ट्रगल था। जॉइंट फैमिली थी, एक छोटी सी बच्ची जिसको कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, जॉब के साथ साथ मैनेजिंग घर का भी करना। लेकिन आजकल के ज़माने की लड़कियों में देखो ये चीज़ें नहीं है, या तो वो नौकरी कर पाएंगी या तो घर ही चला पाएंगी। लेकिन हमारी उम्र की, हमारे टाइप की जो लड़कियाँ हैं ना, वो लोग घर भी संभाल लेती हैं और अपना काम धंधा भी करने के लिए जाती हैं। तो मैंने भी लाइफ में यही किया, बैलेंसिंग बना के रखा, जॉइंट फैमिली के साथ काम धंधा सारा अपने आप को करके जाना। सुबह 5:30 बजे उठ जाना, घर के सारे काम निपटा के 9:30 बजे ड्यूटी भी जानी है। मानेसर तक नौकरी किया है। गुड़गांव से आगे मानेसर, यहाँ से कम से कम दिल्ली से, यहाँ नजफगढ़ से लगा लो, वहाँ मानेसर 6:15 बजे की बस पकड़ देती थी स्टैंड से। गुड़गांव उतर करके फिर मानेसर नौकरी करने के लिए जाते थे। वहाँ 9:30 बजे एग्जैक्ट ऑफिस पहुँचना है। तो प्राइवेट में तो आपको पता है, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, देर हुए थे जाओ भाई घर जाओ। किया आपने?
मैंने कम से कम 12-13 साल नौकरी करी है। अब कितनी एज हो गई आपकी? मेरी एज कम से कम अभी 39-40 के आसपास है। अच्छा। बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, नौकरियां करी, उसके बाद फिर जॉब शुरू कर किया ही था। जॉब शुरू अच्छी खासी चल रही थी, तो हस्बैंड भी नौकरी करते थे। उन्होंने बीच में कहा कि भैया फ्रेंड कर रहे हैं, उसमें अपना धंधा शुरू करते हैं, काम धंधा जनरेट, वो अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम शुरू करते हैं। किसी के कहने पे, अपने फ्रेंड सर्कल के कहने पे ये धंधा शुरू किया, ये रेफ्रिजरेशन एसी का, जो बड़े बड़े वीआरबी मॉडल उसमें देखते होंगे मॉलू वगैरह में, उसका इक्विपमेंट का किया। अब उस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी, उस बंदे वो नौकरी करता था, उसने अपने सेल करने के चक्कर में सामान थोप दिया। अब हमें नॉलेज है नहीं, नॉलेज के नहाते हुए हमें उस मार्केटिंग की भी नॉलेज नहीं थी, सारा पानी डूब, मतलब पैसे डूब गए, पानी में गए। तो फिर किसी न किसी तरीके से बड़ी मुश्किलों से नंबर निकाल के काम करना, फिर वो सामान बेचना, उसको किसी भी तरीके से निपटाया। फिर बैठ करके बात किया कि भाई कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ना है। नौकरी करेंगे तो वही 20-25 हज़ार से ज़्यादा कोई देगा नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला इस महंगाई में। फिर शुरू किया कि जिस काम में हमें स्पेशलिटी है वो काम करो। तो मेरे हस्बैंड आईटी के इंजीनियर थे। अच्छा। फिर हमने वही आईडी कार्ड प्रिंटर, प्लास्टिक के आईडी कार्ड प्रिंटर हैं, वो उठाने शुरू करे और उसकी मार्केटिंग शुरू करी। दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां हम दोनों ने विजिट नहीं किया। पूरे दिल्ली में डीपीएस से लेकर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, छोटे छोटे नुक्कड़ वगैरह सारे स्कूलों में जाकर के हमने खुद मार्केटिंग की। मैं पीछे से बाइक में बैठी रहती थी, इतना बड़ा प्रिंटर लेके जाकर के, दोनों पैर लेकर के आगे हस्बैंड बाइक चला रहे हैं, और जा करके डेमो सेशन किया, डेमो दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उनको सिखाया कैसे सॉफ्टवेयर रन करता है। स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, हर जगह, जैसे हॉस्पिटल में भी आप जाते हो विजिटिंग करने के लिए पेशेंट के साथ, तो एक कार्ड होता है प्लास्टिक का, उसकी मशीनें थी हमारे पास। हाँ, तो वो मशीनें सेल करनी शुरू करी है, स्कूलों में सेल करनी शुरू की। उसके बाद स्कूलों के बच्चों के आईडी कार्ड बनाने शुरू किए, गाड़ियों में जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है वो करना शुरू करा। तो इस तरीके से काम को स्टेबल किया, बहुत अच्छे लेवल पे लेकर के गए। और कोई आज इंश्योरेंस सेक्टर भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास काम नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस, चाहे वो मैक्स भूपा हो, बजाज हो, हर कोई कंपनी, जिस कंपनी का नाम बताओ हमारे पास से सप्लाई। बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ ने जीरो से स्टार्ट किया और आज जिस पोजीशन पे हैं, तो अब खुद दोनों ने ही मेहनत करके किया। वाइफ तो हस्बैंड को छोड़ के चले जाते हैं ना स्ट्रगल टाइम में। बिल्कुल, कई, हाँ, वो देखो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आजकल की जनरेशन में सब्र नहीं है, लेकिन हमने सब्र से काम लिया, मेहनत की। मेहनत का भी कोई, आज मेरे हस्बैंड को भी बोलो या मुझको भी बोलो 24 घंटे काम करना है, तो हम 24 घंटे काम करने के लिए राजी है। हमने किए भी, सुबह 4:30 बजे उठ करके डाटा निकालते थे ऑनलाइन से कि भाई कहाँ पे कौन सी शॉप है, कैसे नंबर निकालना है। कॉलिंग का काम मैं करती थी, कस्टमर केयर पे, सॉरी, रिसेप्शन पे बात करके वहाँ पे हेड बंदे तक पहुँचना है, उससे मीटिंग फिक्स करनी है, फिर मीटिंग के टाइम पे उनसे मिलने जाना है, अपनी चीज़ें समझानी है, प्रपोजल देना है, ये चीज़ें ऐसी रहेगी, ये चीज़ें ऐसे ऐसे हम आपको फ्री देंगे, ये सॉफ्टवेयर देंगे। तो उनको अच्छा लगता था, तो हमारी अच्छा काम चलने लग गया। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा होने लग गया। अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन आज लोग कहते हैं जी तुम्हारे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। भगवान की दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हमारी स्ट्रगल कोई नहीं देखता कि हमने कितना स्ट्रगल किया। जब मेरी बेटी थी, मतलब पेट में थी, आप लगाओ, मैं यहाँ से नजफगढ़ से लेकर के मानेसर नौकरी करने जाती थी। 7 तारीख को मेरी बिटिया हुई और 5 तारीख को मैंने नौकरी, मतलब जॉब छोड़ी। एक दिन पहले आप ये बताओ, ये लोग मैटरनिटी की लीव लेते हैं, कोई लीव नहीं दी, क्योंकि प्राइवेट 2-3 महीने की ली थी। कोई नहीं कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सैलरी नहीं मिलेगी। अब उस समय हमने अपना घर भी बनाना शुरू किया था, फाइनेंशियली दिक्कत भी थी, तो ये था कि यार नौकरी छोड़ देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या हो गया कि डॉक्टरों ने बोला सिजेरियन होगा, उसके डर में दीनदयाल में चले गए जी, सरकारी में सिजेरियन नहीं होगा। वहाँ गए तो सिजेरियन हो गया, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल तो आपको ही पता है। 1.5 महीने में हॉस्पिटल में रही, मेरे टांके पक गए, टांके खुल गए, डर के मारे गवर्नमेंट में गए और वहाँ पे ये चीज़ें हुई। तो बहुत सफ़र किया लाइफ में, 1.5 महीने तक पेट खुल गया, दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग हुई, ये चीज़ें, बहुत चीज़ें झेली हैं। करते करते ज़िंदगी को साथ मिल करके स्ट्रगल किया, साथ एक दूसरे का नहीं छोड़, एक दूसरे को हौसला देते थे। फिर आज की डेट में इतने हैं, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, प्रभु का शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद अब लाइफ में ये था कि एक बिटिया थी मेरी, बड़ी हो गई, अभी 12-13 साल की है। अब कहीं ना कहीं चीज़ें ही होती है आजकल की, ये हमारी जनरेशन में लोग बोलते तो हैं कि भाई लड़का और लड़की दोनों समान है, लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्ग के मन में वो चीज़ें रहती थी। मेरे को भी वो चीज़ें मिली, चाहे परिवार से हो या बाहर वालों से सुनो, यार बेटा भी होना चाहिए, बेटा भी होना चाहिए, बेटा भी होना चाहिए। दुनिया कितना मर्जी कह ले, लेकिन ये चीज कहीं कहीं नहीं कहीं है कि यार बेटा होना चाहिए, चाहे वो मायकी से, ससुराल से हो, बाहर वालों से, कहीं लोग कहते अरे बेटा तो है नहीं, बेटी ने तो चले जाना, बेटा होना चाहिए था, बेटा। फिर 13-14 साल बाद दोबारा अनफॉर्चुनेटली चीजें हो गई। अब मैनेज करना बड़ा मुश्किल था कि आजकल देख रहे हो आप कि मैं तो अपनी सारी बहनों को आपके चैनल के माध्यम से यही करूंगी कि भैया मत जाओ बाहर नौकरियां करने। किसके लिए हम जा रहे हैं? अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके बाहर नौकरियां कमाने के लिए जा रहे हैं।
किसके लिए? बच्चों के लिए। और वही बच्चे आज उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, नौकरियां 8-8 10-10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, आकर के आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो जा रहे हैं। उसमें बच्चे क्या सीख रहे हैं? दिन भर उनके हाथों में मोबाइल है, वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। लड़के लगा लो ड्रग्स के उसमें जा रहे हैं, लड़कियां देखो नशा चीजें कर रही हैं। लड़कियां भी आजकल देखो, लड़कियां लड़के दोनों को ही एक परवरिश की जरूरत है। तो हर किसी बहन को मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, छोटा मोटा धंधा हो अपने घर में ही शुरू करो, अपने घर से। मैंने भी देखो अपने घर से शुरू करा है कपड़ों का, और आज भगवान की दया से बहुत अच्छे लेवल पे ही मैं काम कर रही हूँ। आपके नो मैटर नहीं करता कि आपके पास अच्छा शोरूम होना चाहिए, लग्जरीज चीजें होनी चाहिए, लग्जरीज लाइट होनी चाहिए, कुछ मैटर नहीं करता। सिंपली आप अपने घर में खोलो, और आपके पास क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास रेट अच्छे होने चाहिए, आपके पास सर्विस अच्छी होनी चाहिए। और हर किसी बिल्कुल मैंने सूटों का काम शुरू किया कि लेडीज का देखो, हर किसी लेडीज का मन करता है मैं भी अच्छी चीजें पहनूं। कोई बहनें ये ना रहें कि यार ये चीज मैंने नहीं पहनी। इस चीज को लेकर के मैंने शुरू किया। मेरे पास आपको हर वैरायटी मिलेगी, चाहे वो किसी भी ब्रांड का नाम लो और कितने भी प्राइस का नाम लो। आप बोलो मुझे 100 रुपए से स्टार्ट चाहिए, 50,000 तक के सूट चाहिए, उस तरीके के भी सूट आपको मेरे पास सब कुछ मिलेंगे। हाँ, देख चुके हो आप लोग, सब कुछ मिलेगा। दूसरी आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आपका अपना कस्टमर से एक वार्तालाप अच्छा होना चाहिए। कस्टमर को बोलते हैं भगवान का रूप होता है, उनको हमेशा भगवान का ही दर्जा दो। सिचुएशन चाहे जैसी भी है उस चीज से पीछे मत हटो, उस चीज को हैंडल करो। ये चीजें होनी चाहिए। और बच्चों को छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि देखो बड़ों का भी, जिसके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको छोड़ करके हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, उन लोगों को ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। उनका आशीर्वाद से ही आज मेरे सास ससुर मेरे साथ हैं, हर किसी हालत में उनके आशीर्वाद से ही मेरे को बहुत कुछ मिला हुआ है। नौकर नहीं मालिक बनाओ, बिल्कुल उनको मालिक बनाओ। देखो भाई, आपको एक पति देने वाला, उनकी पैदा करने वाला, जिसके बलबूते पे आज यहाँ आए हो, उनकी पैदाइश वही है। तो आप उनकी इज्जत करो। आपके माँ बाप, जैसे एक बेटी है वो शादी होकर के अपने ससुराल में आ जाती है, तो उसके माँ बाप उसके सास ससुर हैं। माँ बाप का फर्ज रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, पर जब पहली जिम्मेदारी आपके भाई की है ना, तो वो जिम्मेदारी उसकी है, आप अपनी जिम्मेदारी समझो। आप इन्हीं को अपने माँ बाप, लोग अपने माँ बाप को अपने घर में रख लेते, सास ससुर को वहाँ भेज देते वृद्धाश्रम। तो ऐसा कभी मत करो, उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो, भगवान बहुत कुछ देगा। सबसे प्रायोरिटी उन्हीं की सेवा होती है, और उन्हीं के चीज़ों के लिए करो। बच्चों को स्पेशली उनके साथ रहो, उनके साथ रह करके काम करो, उनकी अच्छी परवरिश दो, ताकि लड़कियां भी बच सके और लड़के भी बच सके। आपके आज के हालात आप देख रहे हो, ज्यादातर देखो लड़के इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बेचारे, क्योंकि कहीं मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़कियां ही गलत हैं। एक लड़की की वजह से पूरा, बोलते हैं ना कि एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। वही चीजें अब 1 साल के अंदर सिनेरियो देख लो, सारे ही लड़के ही परेशान है बेचारे। बिल्कुल लड़कियां भी हैं ऐसे, मैं खुद एक लड़की हूँ। कई चीजें मुझे भी एक लगती है, जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल करती थी, कहीं पे भी छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती थी, फोन में से सिम निकाल रही है, एक सिम निकाल रही है, दूसरा डाल रही है, दूसरे से बात कर रही है, फिर तीसरा निकाल रही, चौथे। मैं खुद सोचती थी कि यार इनकी क्या होगा इनके साथ। और इमीडिएटली मेरी एक ऐसी आदत है, मैं इमीडिएटली, चाहे मैं किसी को जानती नहीं पहचानती, मैं इमीडिएटली इसको डांट देती थी। मैं ये सोच करके डांटती थी कि जैसे ये बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं, मेरी भी बच्ची अगर कोई गलत काम करे, आज मैं इनको रोक रही हूँ गलत काम करने से, शायद मेरे कहने से ये अच्छे रास्ते पे जाए। वैसे ही खुदा न खास्ता अगर मेरा बच्चा भी कहीं गलत डायरेक्शन में हो जहां मुझे नहीं पता, तो उसको बचाने के लिए भी कोई माध्यम भगवान जरूर भेजेंगे। तो इस तरीके से बच्चों की वो करो, परवरिश दो, उनको अच्छे संस्कार दो, ताकि लड़के भी सेफ रह सके और लड़कियां भी सेफ रह सके। इस माहौल में आज की डेट में दोनों की जिंदगियां खराब हैं। मत करो ये चीजें, मेहनत करो, अपनी एक पहचान बनाओ दुनिया में जिसके लिए हम आए हैं, हंसी खुशी से एंजॉय करो। 2 दिन की जिंदगी है, प्रभु का शुक्र करो कि जितना हमें दिया है उसको कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, अच्छे खासे से हम अपनी ज़िंदगी को बिताएं और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। इसी चीज़ों को आगे ध्यान में रखते हुए अपना सारी चीज़ें शुरू करें। मैं ना आपका MBA सूट वाली, हाँ जी बिल्कुल, MBA एक MBA चाय वाला, एक MBA सूट वाली, एक MBA चाय वाला, एक MBA। ये नाम आपने बिल्कुल अच्छा दिया है, सच में बहुत अच्छा नाम दिया है। तो देखो एक हालात सिचुएशन कहाँ भी जा सकते हैं, आपने उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन रही कि जब हमारे पास राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं थे, बीच में मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया, मैंने अपने फादर के पास उनको भेजा, तो उनका ट्रीटमेंट कराया। तो उस समय हम कोई नहीं घबराए, ना तो मेरे हस्बैंड घबराए, ना तो मैं घबराए। न्यूक्लियर फैमिली अलग अलग हुआ, भाई हैं तो साथ में अलग तो हो ही जाएंगे। कोई हमने डटकर सामना किया, और आज आपके सामने है। अगर उसी समय एक दूसरे का साथ छोड़ देता तो जिंदगी तो खत्म, उनकी भी खत्म, हमारी भी खत्म, है ना। तो एक दूसरे का सपोर्ट बनो, क्योंकि देखो बुरा वक्त और अच्छा वक्त हर किसी पे आता है। जिसने बुरा वक्त को झेल लिया तो वो अच्छा वक्त भी देखेगा ही देखेगा। मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा वसूल है, मत डरो किसी से क्या होगा, मत सोचो किसी में क्या होगा,
कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा होगा। पहले मैं जब मेरे हस्बैंड और मैं कहीं पे काम मांगने के लिए जाते थे, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कहते यार अगर उसने काम नहीं दिया तो, मैं कहती यार कहीं भीख नहीं देगा बर्तन तो नहीं तोड़ेगा, एक कहावत है, काम नहीं देगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो जाना तो है ही ना, अपने आप को तो प्रूव करना ही है कि भाई हमने ये चीज स्टार्ट किया। जब आप 100 लोगों को बोलोगे तो 10 लोग अच्छे साथ देंगे, जब तक बताओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो हालात हर किसी के साथ अच्छे और बुरे आते हैं, ये नहीं कि जरूरी आज आपकी जिंदगी मुझे लग्जरी दिख रही तो हाँ यार अच्छी ही होगी। आज लोग मेरे को भी बोलते हैं यार आपके पास गाड़ी बंगला भगवान की दया से सब कुछ है तो अच्छी होगी, नहीं जी, इसके पीछे का स्ट्रगल किसने देखा, हमने देखा है। उस चीज को, स्ट्रगल को बिल्कुल आपने हौसले से और मजबूती से साथ लेना है और डट कर मुकाबला करना है, तो अच्छे दिन भी आएंगे। देखो अगर बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन तो जरूर ही आएंगे, ये चीज बिल्कुल सच है और ये बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो इसीलिए धैर्य से साथ रहो। जिसने वो दिन, जिस मतलब बुरे दिन निकालने की जिसमें ताकत आ गई, समझ आ गई ना, तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। अभी मैंने इतनी बड़ी बात बोली कि कुछ नहीं तो तजुर्बा ही होगा। तजुर्बा सबसे बड़ी बात है। तो लाइफ में हमें अच्छे बुरे हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, तो इसी तरीके से हंसते रहो, खुश रहते रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से मैं वही चीज़ें बार बार बोलती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो। सबसे बड़ी जन्मटी यही चीज़ है, सबसे बड़ा हमारा एक कर्तव्य बोल लो या हमारा एक अधिकार बोल लो या हमारा जो भी आप बोल सकते हो अपनी भाषा में, सबसे बड़ा चीज़ें यही है कि भाई बच्चों को, क्योंकि एक दूसरे पे ही डिपेंड है, लड़का लड़की पे डिपेंड है और लड़की लड़की पे डिपेंड है। तो अच्छे संस्कार रहेंगे तो बच्चे अच्छे उसमें जाएंगे, हमारी यूथ अच्छी जाएगी, हमारी जनरेशन अच्छी जाएगी, हमारी पब्लिक अच्छी होगी, हर कोई अच्छा सोचने लगेगा। मैं आपके बारे में क्या सोचूं, अगर आप अच्छे होंगे तो मैं आपके बारे में अच्छा ही सोचूंगा। आप मेरे बारे में कितना भी गलत सोच लो, मेरे विचार अच्छे होंगे तो मैं हमेशा ही अच्छे। मैं जैसे अपना लाइव करती हूँ, MD लाइफ स्टाइल मेरे यूके चैनल का नाम है, मैं उत्तराखंड से हूँ इसलिए यूके है। MD इसलिए रखा है क्योंकि मेरा बेटा जब मेरी जिंदगी में आया तो मैं पहली बार वृंदावन विजिट किया। अच्छा। और वहीं से मैं, मतलब तब से मेरे को पता चला कि हाँ मेरा मैंने कंसीव किया है। अच्छा। तो जब मेरी डिलीवरी हुई तो बेटा हुआ, इसीलिए मैंने उनके नाम उन्हीं के नाम से रखा हुआ माधव। तो उसका नाम माधव है, MD लाइफ स्टाइल, डी से मेरी दीक्षा का नाम आता है, तो माधव दीक्षा लाइफ स्टाइल यूके, मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ। तो इनका नाम मैं हर बार जपती रहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि किसी क्षण में उनका नाम ना भूलूं, उनका शुक्रिया करना ना भूलूं। तो जब भी मैं अपने लाइव करती हूँ मैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम जी बोलती हूँ। शुरुआत भी जब बिस्तर से उठती हूँ तो हमेशा ग्रेटफुल करती हूँ, उनका नाम लेके सोने जाती हूँ बिस्तर पे तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम से ही अपने दिन की शुरुआत एंडिंग करती हूँ। जितना आप भगवान का नाम लोगे ना, ये मेरा अपनी ज़िंदगी का खुद का तजुर्बा है। आप किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। अगर आपकी सोच भी आ रही होगी ना तो वो आपकी सोच भी एक पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। आप हर किसी के लिए अच्छा सोचोगे, चाहे वो आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, सबके लिए अच्छा सोचो। बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अपने काम धंधे में टाइम दो, मेहनत करो, हर कोई सफल होगा। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे बात। आपका काम एकदम बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा। जी जी बिल्कुल, आप लोगों का ही साथ चाहिए इसी तरीके से, और आपकी पब्लिक का साथ चाहिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल पे जरूर जाकर के विजिट करें और एक बार जरूर परचेज करें, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चीज़ है, क्या चीज़ की क्वालिटी नहीं है। ये हमारा पार्ट सेकंड है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, भाई की वीडियो को शेयरिंग करें। तो थैंक यू गाइस, आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हरियाणा, जय हरियाणा।